अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 4 जिसका टॉपिक है जीनोम लाइब्रेरी। तो बेसिकली जीनोम होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम ये सारी चीज़ें बेसिकली पढ़ चुके हैं पिछला जो क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर है। जीनोम कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ ये एक ह्यूमन का सेल है और इस ह्यूमन के सेल में इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसके क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर मज़ीद डीएनए मौजूद होगा। तो खैर इसका जितना सारा जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर। और एक और बात है कि ह्यूमंस के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। तो जितना भी टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाएगा, उसका जीनोम। इसके अलावा अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर लेती हूँ, तो बैक्टीरिया में बेसिकली क्या होता है कि अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है तो इसके अंदर इसका प्लाज्मिड मौजूद होगा, इसके अलावा इसका डीएनए मौजूद होगा और भी मज़ीद ऑर्गेनेलीज होता है, लेकिन इसका प्लाज्मिड और डीएनए जो होता है वो इसके जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके जीनोम कहलाएंगे। जीनोम यानी कि टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जीनोम लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि लाइब्रेरी बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हुई भी होगी। अब जीनोम लाइब्रेरी एक ऐसी कलेक्शन है इंफॉर्मेशन की, और किसकी इंफॉर्मेशन की? जीनोम की इंफॉर्मेशन की, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के इंटायर जेनेटिक मटेरियल की जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाती है या जीनोम लाइब्रेरी कहलाती है। तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। अ जीनोम लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटायर जीनोम, यानी एक ऐसा एरिया, ऐसी कलेक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए फ्रेगमेंट्स की, यानी हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जितने भी डीएनए हैं उन सब के फ्रेगमेंट्स लिए और उनके ऊपर जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उस सबको कलेक्ट कर लिया, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी जीनोम लाइब्रेरी कहलाएगी। These DNA fragments of an organism are cloned in different bacteria or bacteriophage. So we can also say that the genome library is a collection of bacteria or bacteriophage clone which contain DNA of a genome of an organism. अच्छा, तो बेसिकली बात क्या हो रही है कि जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमें क्लोन करना होता है डीएनए को, या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होती है और ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगी, तो हम उसको पीसीआर के थ्रू कर सकते हैं क्लोन, या तो फिर हम उसको क्लोन कर सकते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के ज़रिए, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते थे। ये पूरा प्रोसेस हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो क्लोनिंग ऑफ जीन के अंदर हमने ये दो चीज़ें कवर की थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सही, तो इनके ज़रिए हम करते थे और सेम वही मेथड यूज़ होगा कि अगर आपको जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है तो उसके लिए भी हम सेम मेथड करते हैं जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया था। उसमें भी हमने यही किया था कि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया था एज अ वेक्टर, उसको कट किया था और उसके अंदर ह्यूमन का डीएनए ऐड करवा दिया था, ह्यूमन के डीएनए का फ्रेगमेंट ऐड करवा दिया था और फिर उसको क्लोन करवा दिया था। मल्टीपल रेप्लिकेशंस की थी बैक्टीरिया ने, उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे डीएनए कलेक्ट हो गए थे। तो बेसिकली इसके अंदर भी यही होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज़ ये एक ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल के हम सारा जितना भी डीएनए होगा, जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उनके अंदर जितने भी डीएनएस मौजूद होंगे, उनके हम छोटे छोटे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स कर देते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को फिर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं, फिर इस प्लाज्मिड को हम होस्ट बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा देते हैं, वो बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करता है और फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो जाती है। सपोज़ अगर हेयर कलर की जीन लगी हुई है, या तो फिर आई कलर की जीन लगी हुई है, या IQ की जीन लगी, फर्दर बहुत सारी जीन्स लगी हुई होती हैं एक डीएनए के ऊपर। तो वो जीन्स हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाती हैं, फिर हम उसको एक जगह सेव कर लेते हैं, कलेक्शन
कर लेते हैं उसकी, और फिर अगर किसी भी साइंटिस्ट को उसमें स्टडी करनी होती है तो स्टडी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है, या तो फिर अगर उस साइंटिस्ट को ज़रूरत है कोई एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए किसी भी जीन की, तो वो मैनिपुलेशन करने के लिए, उसके अंदर चेंजेस करने के लिए भी उसको यूज़ कर सकता है। ये तो एक पूरा ओवरव्यू हो गया, इसको अच्छी तरह हम यहाँ से देख लेते हैं। अभी तक हमने जो बेसिकली बुक से पढ़ा है वो हमने दोनों डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एक डेफिनेशन ये रही जीनोम लाइब्रेरी की, और दूसरी डेफिनेशन ये रही जीनोम लाइब्रेरी की। दूसरी डेफिनेशन फिर देख लेते हैं कि जीनोम लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज क्लोन। कि हमने क्या किया था, जिस तरह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने बैक्टीरिया को क्लोन कर दिया था, बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली हमने ह्यूमन का डीएनए ऐड करवा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसको क्लोन कर दिया था, तो उसकी कलेक्शन होती है जिसके अंदर डीएनए किसका होगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डला हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। द फ्रेगमेंट ऑफ जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर इंसर्टेड इनटू वेक्टर। वेक्टर क्या होता था हमारे पास कि सपोज़ अगर कोई भी इस तरह से, इसको यहाँ बना लेते हैं, कोई भी ये बैक्टीरिया का सेल है हमारे पास, तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर उसका डीएनए होता है और उसका प्लाज्मिड होता है। डीएनए का हमें कोई काम नहीं होता, बल्कि हमें काम किसका होता है, प्लाज्मिड का। तो प्लाज्मिड को हम सिलेक्ट करते हैं एज अ वेक्टर। हम क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं। वेक्टर बेसिकली क्या होता है, कैरियर होता है जो कैरी करेगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए मटीरियल को। अगर वो वाला लेक्चर अच्छे से समझा हुआ हो तो इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, तो खैर एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। बेसिकली हो क्या रहा है, हम वेक्टर ले रहे हैं, ठीक। द फ्रेगमेंट ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर इंसर्टेड इनटू वेक्टर्स। कि हमने क्या किया कि ह्यूमन सेल के अंदर से हमने उसका डीएनए निकाला। जैसे सपोज़ यहाँ पर बना हुआ है कि हमारे पास ये सेल है, हमने इसके अंदर से डीएनए निकाल लिया, डीएनए फ्रॉम सेल हमने आइसोलेट कर लिया, ये हमारे पास डीएनए आ गया। और उसके बाद हमने प्लाज्मिड वेक्टर लिया, ये जो बैक्टीरिया के अंदर का प्लाज्मिड है इसको हमने ऐसा वेक्टर यूज़ किया है, तो हमने ये प्लाज्मिड वेक्टर निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करवाएंगे, और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ ऐड होगा वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए के सैंपल पे भी ऐड होगा। तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है कि वो यहाँ पर कट्स लगा देता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है। यही सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं कि क्या होगा, एक्सट्रैक्ट एंड प्योरीफाई क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि हमने क्या किया, सबसे पहले कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया, उसके डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्योरीफाई किया हमने। उसके बाद क्या करवाएंगे, डाइजेस्ट द जीनोम विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू क्रिएट डीएनए फ्रेगमेंट्स। उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम इसके ऊपर छोड़ देंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर की तरह एक्ट करता है, वो इसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ देगा। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ गए डीएनए के। अब क्या होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर छोड़ा था वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर भी छोड़ा था, ताकि दोनों जगह सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। और फिर उसके बाद एक एंजाइम हम लेंगे जिसे हम कहते हैं लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करवाता है कि एक डीएनए को इस वेक्टर के ऊपर अटैच करवा देगा, इसी तरह दूसरे डीएनए को दूसरे वेक्टर पर अटैच करवा देगा, तीसरे डीएनए को तीसरे वेक्टर पर अटैच करवा देगा। अब ये जो नया हमारे पास बनेगा ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, rDNA। सही, तो बेसिकली यही लिखा हुआ है इधर कि इंसर्ट डीएनए फ्रेगमेंट इनटू स्पेसिफिक वेक्टर विच क्रिएट्स अ लार्ज पोर्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। यानी हमने जो डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा था, हम उसको वेक्टर में ऐड करवा देंगे और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है दीज rDNA आर टेकन बाय होस्ट बैक्टीरिया विच ट्रांसफॉर्म देम एंड इट क्रिएट्स अ डीएनए लाइब्रेरी। फिर उसके बाद हम उसको ऐड करवा देंगे होस्ट सेल के अंदर। सेम वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है इसको हम होस्ट के अंदर, और होस्ट हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में ऐड करवा देंगे। फिर उसके बाद वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, उसकी रेप्लिकेशन होगी मल्टीपल टाइम्स, और फिर उसके बाद हमारे पास डीएनए की कलेक्शन हो जाएगी। बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, मतलब थाउजेंड्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, और उन फ्रेगमेंट्स की रेप्लिकेशन होंगी, तो बहुत सारी हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी डीएनए की। और उन डीएनए की कॉपीज़ को हम इस तरह से कलेक्ट करके और रख लेते हैं एक जगह। एक और चीज़ समझने वाली, बल्कि याद रखने वाली है कि क्या होता है, दीज ऑल बैक्टीरिया आर कलेक्टेड एंड लेबल्ड एंड स्टोर्ड इन फ्रीजर बिलो -30 डिग्री सेंटीग्रेड। कि हमारे पास जो ये पूरी लाइब्रेरी बनी है, जो पूरी कलेक्शन बनी है डीएनए की, उसको हम कहाँ रखते हैं, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। द होल सीक्वेंस
ऑफ दीज DNA फ्रेगमेंट एंड देयर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो नोन। तो हमें पता होता है कि कौन सा वाला DNA आपके पास मौजूद है इसके अंदर, कौन सा DNA की क्या सीक्वेंस है, कौन सी जीन्स मौजूद हैं किसके अंदर। तो उसको फिर हम एक लाइब्रेरी यानी हम उसको सीक्वेंसिंग करके और अच्छे से रख देते हैं कलेक्शन उसकी, ताकि अगर साइंटिस्ट को कल को ज़रूरत पड़े तो वो स्टडी पर्पज़ के लिए या तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल वही सारी चीज़ है। एक छोटा सा टॉपिक था जीनोम लाइब्रेरी। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है DNA सीक्वेंसिंग, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।